प्यारे बच्चों, आपको संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताने जा रहे थे। जो देखें पेज नंबर 166 166 में देखें संघीय शासन की व्यवस्थाएं। कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था में कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो शासन व्यवस्था को व्यापक स्वरूप प्रदान करती हैं। पहला है सरकार के दो या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न संबंधित इकाइयों के मध्य बढ़ जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है, दूसरी राज्य सरकार के स्तर की होती है। भारत में सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी है। दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य सन्निहित होते हैं। एक ओर जहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताओं का संपूर्ण सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाती है। नागरिक समूह पर एक अधिकार अलग अलग। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन आदि का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। सुदृढ़ संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले दम पर नहीं बदल सकती। बदलाव दोनों स्तरों पर सरकार, केंद्र और राज्य की सहमति से ही हो सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से उल्लिखित होते हैं। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं अधिकार की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करती है। न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों से संबंधित विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका का वहन करते हैं। वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के भिन्न भिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। अब संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन एवं उनके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच आपसी सहमति हो और एक दूसरे पर भरोसा हो। संघीय शासन व्यवस्था का सामान्यतः दो तरीके से गठन होता है। संघीय शासन व्यवस्था का दो तरह से गठन होता है तरीके से। पहला दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में सामान्यतः प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है और केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। भारत, बेल्जियम और स्पेन आदि देश इसके उदाहरण हैं। इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। सामान्यतः इस व्यवस्था में प्रांतीय या राज्य सरकारों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अब यहाँ बात आती है संप्रभुता। संप्रभुता कहते किसे हैं। संप्रभुता किसी राष्ट्र या राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। इसमें कोई अन्य राष्ट्र या राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कहने का अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र व राज्य दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम एक छोटा देश क्यों अपनाया। बेल्जियम एक छोटा देश है किंतु इनकी जनसंख्या में विविधता विद्यमान है। बेल्जियम में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और उनमें अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्ष हो सकता है। अतः संभावित संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है।
कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा इस प्रकार थी। खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इसे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों का आरक्षित करना पड़ेगा। मीता क्या कहता है, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल कहते हैं, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्ता मिल सकेगी। राम गणेश क्या कहते हैं, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल अब व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था से संघीय व्यवस्था स्पष्ट रूप समझ में आती है कि अच्छी है। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते हैं तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? खगराज की टिप्पणी, मीता की टिप्पणी, बाबूलाल और राम गणेश की चारों की व्याख्या देखो यहाँ लेखक ने क्या किया, इतिहासकार ने रखा है। खगराज ने कहा, पहले मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? ये आवश्यक नहीं कि भारत की भांति नेपाल भी सीटों में आरक्षित करना पड़े, क्योंकि भारत में तो विभिन्न जाति समूह के जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वे उनके अधिकार हैं जिनसे उन्हें वर्षों तक वंचित रखा गया। संघीय व्यवस्था अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकती है जब लोगों में परस्पर विश्वास की भावना बनी रहे। मीता क्या कहती है? मीता कहते हैं, संघीय व्यवस्था के लिए देश का विशाल होना आवश्यक नहीं है। बेल्जियम तो एक छोटा देश है, उसने भी संघीय व्यवस्था अपनाया। संघीय व्यवस्था सत्ता में समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और उन्हें चुनाव लड़ने, मतदान करने का अधिकार प्रदान करती है। बाबूलाल जी क्या कहते हैं? इनका विचार है अच्छा है, परंतु ये क्यों चाहते हैं कि व्यवस्था केवल तराई क्षेत्र में हो? इस व्यवस्था को पूरे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? सभी लोगों को उसमें भागीदारी करने का अवसर मिल सकेगा। राम गणेश क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था में शक्ति जनता के हाथ में सन्निहित होती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, चुना गया प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और शासन सत्ता का उपयोग करता है, राजा के अधिकारों का उपयोग करता है। तो कभी भी कोई भी राजा अपना मनमानी या चुनाव मनमानी अधिक समय तक नहीं कर सकता, जैसे पहले राजा लोग करते थे। तो इसलिए ये संघीय व्यवस्था हमारे सामने बहुत ही अच्छी है। तो उपयुक्त चर्चा में खगराज और मीता ने संघीय व्यवस्था के बारे में गलत टिप्पणी की है। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत बहुत विशाल देश है, विविधता वाला देश है या विविधता विद्यमान है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। औपनिवेशिक शासन और दुखदायी विभाजन के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों में विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई है। पहले स्तर पर संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार कार्य करने लगी, दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें कार्य करने लगी। आगे चलकर पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था में एक तीसरा स्तर भी जुड़ गया है। भारत में तीनों संघीय स्तरों के अधिकार क्षेत्र और उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कोई भी संघीय स्तर एक दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। यहाँ कुछ अजीब बात नहीं है कि संविधान निर्माताओं को संघीय व्यवस्था के बारे में मूल मालूम था, किंतु हमारा लोकतंत्र उस समय अपनी शैशव अवस्था में था। उस समय यदि राज्यों को संघीय व्यवस्था का अधिकार दिया जाता तो देश के कई टुकड़े हो सकते थे। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे लोकतंत्र सुदृढ़ होता जाएगा उसी के अनुसार संविधान संशोधन करके आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ बनाई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो है सुरक्षा, बैंक संबंधी
अधिकार व कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों ही सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। लेकिन सामान्य रूप से राज्य सरकारें इसका पालन करती हैं। जब कोई असंवैधानिक व्यवस्था उत्पन्न होती है देश में, तो केंद्र सरकार समवर्ती सूची के अंदर कानून बना करके समान विचारधारा वाले नियमों को लागू करती है। अब इसके बाद में अब हम कल पढ़ाएंगे इतना। धन्यवाद।